हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो यूनिट 7 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, इसमें हम साइंटिस्ट के नेम पर आधारित दो थिंग्स को पढ़ेंगे। पहला हमारा इसमें यहाँ पर दिख रहा है डी ब्रोगली तरंग समीकरण, जिसको डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्या है इसको थोड़ा समझेंगे, और साथ ही साथ में आइंस्टीन के समीकरण और उसी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या नियम हैं उनको समझते हैं। चलो बच्चों, पहले डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली तरंग समीकरण है, इसको समझते हैं ये है क्या। तो यहां पर लिखा है डी ब्रोगली तरंग समीकरण। तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है, इन तरंग को डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगे कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग का समीकरण निम्न है। आप लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां पर लेमडा क्या है? तरंगदैर्घ्य है, एच क्या है? प्लांक नियतांक है, और पी क्या है? संवेग है। इसी संवेग को आप मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसी संवेग को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो आप इसको एम वी लिख दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं? एम वी। और एच आपको पता है पी संवेग तथा गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो ये होता है 2m ई के। तो संवेग की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ये गतिज ऊर्जा है, ये द्रव्यमान है, और ये संवेग है। एच अपॉन आप ये भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को आप ई वी नॉट से भी लिख सकते हैं, जहां पर ई आवेश है और वी नॉट निरोधी विभव है। तो ये डी ब्रोगली का संबंध है। अब ये डी ब्रोगली संबंध आया है कैसा है वो बता सकते हैं हम। तो अगर मान लीजिए हम फोटोन के लिए बात करें, तो हमें पता है फोटोन के लिए आइंस्टीन का रिलेशन पता है, ऊर्जा तुल्यता संबंध, और आपको फोटोन की ऊर्जा भी पता है। दोनों ऊर्जाओं को आपने क्या बराबर किया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट किया, और आपने लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू या न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा वाला एक्सप्रेशन यूज किया। इसको यूज करके जब अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिल जाता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, दोनों को इक्वल किया। यहां पर जो कैंसिल हो रहा है, सी की वैल्यू आपने रखी, सी की वैल्यू लेमडा न्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यू का स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर, और ये एच न्यू, एक न्यू से एक न्यू कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने क्या कर दिया, न्यू की वैल्यू रख दी, न्यू की वैल्यू सी अपॉन लेमडा कर दिया, तो एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल होकर आपको ये मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। पहले ये आइंस्टीन समीकरण क्या है इसको समझ लेते हैं। इस पर या तो न्यूमेरिकल या कोई टॉपिक ही पूछ लेते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा तो आप कर ही लेंगे, लेकिन समीकरण मेन है यहाँ पर। तो ये क्या है? ये आपतित विकिरण जो है उसकी ऊर्जा। ये क्या है? इसको बोलते हैं कार्यफलन। और ये क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। आप इसी समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं, आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसको एच न्यू लिख सकते हैं, पाई नॉट को आप एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जहां पर न्यू नॉट जो है वो आप दहली आवृत्ति है किसी धातु की, और ये आपतित फोटोन है उसकी आवृत्ति है। तो वैसे और भी तरीके से आप आइंस्टीन के समीकरण को लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक आइंस्टीन समीकरण हमने यहाँ पर कवर किया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो प्रकाश आइंस्टीन के समीकरण, इसी समीकरण को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। के मैक्स को इधर ले लीजिएगा, के मैक्स, इसको के मैक्स लिखा है, के मैक्स को इधर ले लीजिए, ये इसको फाई नोट को फाई नोट ही रखा है उन्होंने, और यही समीकरण को उन्होंने मॉडिफाई करके लिख दिया है। तो इसके द्वारा हम निम्न नियम बना सकते हैं या इस नियम को की व्याख्या कर सकते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम समझते हैं। यदि निश्चित आवृत्ति वाले आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो धातु सतह पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। मतलब उसकी तीव्रता, जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या निर्भर करेगी, किंतु प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू ही होगी। अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, किंतु उनकी ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। मतलब अगर सिंपल सा मैं शॉर्ट में बोलूं, तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं किसी धातु से, उनकी जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर सेकंड जो है, वो उसकी तीव्रता पर प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड। ज्यादा तीव्रता का प्रकाश अगर आप
इंसिडेंट करोगे धातु पर तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। दूसरे नियम पर आते हैं। आइंस्टीन समीकरण से E समानुपाती है किसके, न्यू के, मतलब आपतित प्रकाश होने वाली आपतित जो प्रकाश हो रहा है उसकी आवृत्ति के। मतलब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यहां पर E का मतलब है, E के लिख दो गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा जो होगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, आपतित प्रकाश होने वाले आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर। अधिक आवृत्ति होगी तो अधिक गतिज ऊर्जा होगी, निम्न आवृत्ति होगी तो निम्न गतिज ऊर्जा होगी। तीसरा नियम समझते हैं। आपतित फोटोनों की आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। मतलब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, देहली आवृत्ति से। ठीक है, चाहे तीव्रता कितनी भी हो, तो आपको ये याद रखना है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होना चाहिए और देहली आवृत्ति की वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो पाएगा। यह मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है एक इंस्टेंटेनियस प्रक्रिया है। इंस्टेंटेनियस प्रक्रिया का मतलब है तात्क्षणिक। जैसे ही उस पर एक फिक्स आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा धातु से, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा इसमें। तो ये हमने दो नियम इसमें पढ़े हैं। इकाई जो आपकी 7 है, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट के लिए आप देख लीजिएगा। यूनिट 7 है, चैप्टर का नाम है या यूनिट का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसमें हमने डी ब्रोगली के बारे में सब डिस्कस किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप फिर भी अगर कोई डाउट हो आप पर तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।